हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को। आज फाइनली ये चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। अगर इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर उन पार्ट्स को आप ज़रूर से देखें और फिर ये पार्ट को देखें। इस चैप्टर के जो पहला टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, और इसमें 3 ऑप्शंस दिए थे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में समझा हमने। टिश्यू कल्चर जो होता है उसके बारे में हमने समझा। एक्सप्लांट्स क्या होते हैं, टोटिपोटेंसी क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, सोमा क्लोन्स जो प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट से, जब वो ग्रो किए जाते हैं वो सोमा क्लोन्स होते हैं। मेरिस्टम का क्या रोल है वायरस फ्री प्लांट्स बनाने में, और सोमैटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं, और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन अल्टीमेटली क्या है। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके क्या क्या मेन होने चाहिए रिक्वायरमेंट्स, वो यहाँ पर पॉइंट्स में गिवन है कि जैसे एबायोटिक स्ट्रेसेस को वो टॉलरेट कर सके, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे रिलाय ना करे, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो होते हैं उसको रिड्यूस करने में मदद करे, और जो प्लांट्स मिनरल यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करे, और न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड का एनहांस हो जाए। जो गोल्डन राइस इसमें एग्जांपल है जिसमें विटामिन ए होता है। बैसिलस thuringiensis के बारे में हमने समझा, जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे क्लोन किया जाता है और प्लांट्स में एक्सप्रेस किया जाता है ताकि वो इंसेक्ट से रेजिस्टेंस उन्हें मिल सके, इंसेक्टिसाइड्स की ज़रूरत ना पड़े। बीटी कॉटन के बारे में हमने समझा। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या है वो हमने समझा। यहाँ पर जीन के बारे में हमने समझा, क्राई जीन के बारे में। एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है cry1AC और cry2AB जो कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म्स को, और cry1AB कंट्रोल करते हैं कॉर्न बोरर को। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स कैसे बनाए जाते हैं आरएनए इंटरफेरेंस को यूज़ करके, आरएनएआई को कैसे यूज़ करके, कैसे ट्रांसलेशन एमआरएनए के सेलेंज प्रिवेंट किया जाता है एमआरएनए के ट्रांसलेशन को, ये सारा प्रोसीजर हमने समझ लिया है। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन में क्या रिक्वायरमेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हमने समझा कि इंसुलिन को कैसे पहले के टाइम में एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैनक्रियास से, कैटल्स और पिग्स के पैनक्रियास से एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन वो एलर्जिक हो रहा था पेशेंट्स के लिए, पेशेंट्स एलर्जिक डेवलप करने लगे थे तो ये काम नहीं आया। और उसके बाद हमने समझा कि एली लिली जो एक अमेरिकन कंपनी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए और बी के चेन्स को अलग अलग सेपरेटली प्रोड्यूस कर लिया, एक्सट्रैक्ट करके फिर उन्हें कंबाइन करके क्रिएट कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, जिससे चेन ए और बी जुड़ा होता है ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए। जीन थेरेपी के बारे में हमने समझा, जो ADA जो पहला जीन थेरेपी दिया गया था एक 4 साल की बच्ची को 1990 में, वो एडिनोसिन डीएमिनेज ADA डेफिशिएंसी के लिए था। और ये क्योंकि ये एंजाइम ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम के फंक्शन करने के लिए, तो 2 तरीके से क्योर किया जा सकता है जीन थेरेपी का यूज़ करके। एक एम्ब्रियोनिकल स्टेज पर किया जा सकता है जो एक परमानेंट क्योर है, और एक होता है प्रोसीजर जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है जिससे ये क्योर किया जा सकता है। और दूसरा कल्चर करके, जो लिम्फोसाइट्स हैं उसे ब्लड से निकाल कर अलग से कल्चर करके जो फंक्शनल ADA है उसको उसमें इंट्रोड्यूस करके इस लिम्फोसाइट को फिर पेशेंट में डाल के, और ये प्रोसेस को बार बार रिपीटेडली करने पर ये क्योर किया जा सकता है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस पर ही परमानेंट क्योर हो सकता है जीन थेरेपी की वजह से, जो हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में हमने समझा, RNA DNA टेक्नोलॉजी, PCR, ELISA,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है PCR, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एलाइजा। ये क्योर करने के लिए, ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कैंसर हो या एड्स के पेशेंट्स हो, उनमें HIV को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर रीजंस गिवन है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के रीजंस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिनका जो DNA होता है वो उसे पोजेस करके एक्सप्रेस किया जाता है। जो मैनिपुलेटेड DNA होता है, एनिमल्स दैट हैव देयर DNA मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन, जो फॉरेन जीन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता है अगर किसी एनिमल के DNA को, तो वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स फॉर्म हो जाते हैं। इसमें रीजंस क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाने के? सबसे पहला है नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, जो हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज़। तीसरा जो आज जो बेसिकली समझना है वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं मेडिसिन्स, जो है ह्यूमन डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ होते हैं, उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन ये बनाना मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं है, एक्सपेंसिव है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है प्रोडक्ट को यूज़फुल बना सकते हैं और उनको क्रिएट किया जा सकता है उनके DNA के पोर्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, DNA के पोर्शन को इंट्रोड्यूस करके, ताकि वो कोड कर सके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन का देखा जाए एग्जांपल, जिसमें ब्रैकेट में गिवन है अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है एम्फीसीमा। सिमिलरली ट्रीटमेंट फिनाइल कीटोनूरिया के लिए भी होता है, PKU, और सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए भी। 1997 में एक ट्रांसजेनिक काउ को बनाया गया जिसे नाम दिया गया रोज़ी, और ये प्रोड्यूस करता था ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। 2.4 ग्राम्स पर लीटर प्रोटीन प्रोड्यूस करता था, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता था रोज़ी। मिल्क में ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था, जो न्यूट्रिशनली ज़्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबीज़ के लिए नेचुरल काउ मिल्क के कंपैरिजन में ये ज़्यादा न्यूट्रिशनल था, क्योंकि इसमें ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट था, और ये ह्यूमन बेबीज़ के लिए बेनिफिशियल था। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। चौथा रीज़न वैक्सीन सेफ्टी है। ट्रांसजेनिक माइस जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स में से ट्रांसजेनिक माइस को ही बनाया जाता है। ये डेवलप किया जाता है वैक्सीन्स की सेफ्टी को जानने के लिए, यूज़ करने के लिए, कि वैक्सीन सेफ़ है या नहीं ह्यूमंस के यूज़ करने से पहले। इससे पहले कि ह्यूमंस पर वैक्सीन लगाया जाए, उससे पहले इन ट्रांसजेनिक माइस पर ही ये टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट किया जाता है सेफ्टी चेक करने के लिए। पोलियो वैक्सीन का भी ये हो चुका है ट्रांसजेनिक माइस पर ऑलरेडी। और अगर ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और ज़्यादा रिलायबल होगा तो ये रिप्लेस कर सकता है मंकीज़ पर जो टेस्ट होता है वैक्सीन के सेफ्टी के लिए मंकीज़ पर जो टेस्ट किया जाता है उसे रिप्लेस कर सकता है ये। लास्ट रीज़न है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग, इसको ये भी बोला जाता है टॉक्सिसिटी या फिर सेफ्टी टेस्टिंग। प्रोसीजर सेम है जो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ड्रग्स के टॉक्सिसिटी को। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उन्हें ऐसा बनाया जाता है कि वो ऐसे जीन्स को कैरी करें जो उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव बना दे टॉक्सिक सब्सटेंसेस के प्रति। नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के कंपैरिजन में वो एक्सपोज किए जाएं अगर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो इफ़ेक्ट्स स्टडी किया जा सके। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो है उन एनिमल्स में वो अलाउ करेगा रिज़ल्ट्स को कम से कम समय में दिखाने के, रिज़ल्ट्स जानने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एथिकल इश्यूज़। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन जो होता है ह्यूमंस से, वो आगे नहीं किया जा सकता है बिना रेगुलेशन के। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर होते हैं इवैल्यूएट करने के लिए मोरालिटी को, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हैं, जो हेल्प कर सकता है या हार्म कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को।
जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है वो ऐसी चीज़ों का इम्पॉर्टेंट है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का वो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स बना सकता है। जैसे ऑर्गेनिज्म में अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये डिसीजंस बनाएगी रिगार्डिंग GM रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन वाला जो रिसर्च है उस पे वैलिडिटी बनाएगा और सेफ्टी को ध्यान में रखेगा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ होते हैं। मॉडिफिकेशन और यूजेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का पब्लिक सर्विसेज के लिए यानी कि फूड के लिए, मेडिकल सोर्सेज के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं पेटेंट्स के साथ। जो ग्रोइंग पब्लिक एंगर है वो कंपनीज़ के प्रति वो ग्रांट कर सकते हैं पेटेंट्स प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़, टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़। जेनेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स और दूसरे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं और फार्मर्स यूज़ भी करते हैं। राइस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। अगर एशिया के एग्रीकल्चर हिस्ट्री में हज़ारों साल पीछे देखा जाए तो एस्टिमेट करके 2 लाख वैरायटीज़ राइस के इंडिया में ही प्रेजेंट है। राइस की डाइवर्सिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बासमती राइस जो है वो डिस्टिंक्ट है अपने यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए, बासमती राइस। और 27 डॉक्यूमेंट वैरायटीज़ प्रेजेंट है बासमती के जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। अगर एंशियंट टेक्स्ट में देखा जाए, फोकलोर या पोइट्री में देखा जाए तो बासमती के बारे में यहाँ पर रेफरेंस है क्योंकि ये सेंचुरीज से ग्रो किया जा रहा है। तो क्या होता है कि 1997 में एक अमेरिकन कंपनी पेटेंट राइट्स बना लेती है अपने बासमती राइस पे, US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस यूज़ करके। वो अलाउ करती है कंपनी को सेल करने के लिए एक नई वैरायटी बासमती की US में और अब्रॉड में। ये जो नई वैरायटी थी बासमती की वो एक्चुअली में इंडियन फार्मर वैरायटी से डिराइव करके बनाई गई थी। इंडियन बासमती क्रॉस कराया था सेमी ड्वार्फ वैराइटीज़ के साथ और ये क्लेम कर दिया कि ये एक नया इन्वेंशन है, एक नई नॉवेल्टी है। जो पेटेंट था वो एक्सटेंड किया गया एक फंक्शनल इक्विवेलेंट्स पे और इम्प्लाई किया गया कि जो दूसरे लोग सेल कर रहे हैं बासमती राइस उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पेटेंट की वजह से। बहुत से अटेम्प्ट्स लगाए गए कि पेटेंट के यूजेस जो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के, प्रोसीजर्स के, वो बेस्ड है इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स पर। एग्जाम्पल देखा जाए तो टर्मरिक, नीम और हल्दी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने चुराया इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन से। तो ये गलत है, किसी को भी पेटेंट एप्लीकेशन नहीं काउंटर करना चाहिए दूसरे देश को या इंडिविजुअल को। ये हमारे लेगेसी के ख़िलाफ़ है और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे शायद, ऐसा भी है यहाँ पे लिखा। तो बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी एक ऐसा टर्म है जो रेफ़र करता है बायो रिसोर्सेज का यूज़ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ करती है और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूज़ करते हैं बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के, जो कंट्री से जहाँ से उन्होंने लिया है और बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट के। तो ऐसी चीज़ें अगर जो की जाती है बायो रिसोर्सेज के यूज़ करके उन्हें बायोपायरेसी कहा जाता है। तो क्या वही अमेरिकन कंपनी ने यही किया था कि इंडियन के ही वैरायटीज़ को क्रॉस करा के एक नई वैरायटी का उन्होंने बताया कि हमने आविष्कार कर दिया, हमने इन्वेंट कर दिया, बट दैट वाज नॉट राइट। वो इंडिया की ही वैरायटी से डिराइव किया गया था और उन्होंने पेटेंट भी फिर। तो बहुत से इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जो हैं वो फाइनेंशियली रिच नहीं हैं, बायोडाइवर्सिटी में पुअर हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज में पुअर हैं। ऐसी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि
डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ रिच इन बायोडाइवर। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत ज़्यादा है बायो रिसोर्सेज के लिए। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, किया जा सकता है डेवलप करने के लिए मॉडर्न एप्लीकेशन को, और वो टाइम भी बचाता है, एफर्ट भी बचाता है, एक्सपेंस भी बचाता है कमर्शलाइजेशन में। तो यहाँ पर ऐसे रियलाइजेशन जो इनजस्टिस हो रहे हैं, इनएडिक्वेट हो रहे हैं, कंपनसेशन, तो ये बेनिफिट करते हैं शेयरिंग डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कुछ नेशंस डेवलप कर रहे हैं लॉज इसको प्रिवेंट करने के लिए। इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया है जो सेकेंड अमेंडमेंट है इंडियन पेटेंट्स बिल का, कि ऐसे जो इश्यूज़ हैं जिनमें कंसिडरेशन में लिया जाता है पेटेंट टर्म्स, एनर्जी प्रोविजंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सेकेंड अमेंडमेंट इंडियन पेटेंट्स बिल, उसमें इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर किया है। समरी को ज़रूर से पढ़ें। दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द टेस्ट ऑल्सो।